बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एमसीक्यू की शक्ल में 4-5 ऑप्शंस दिए हों और आपको एक सेंटेंस दिया हो, उसमें ब्लैंक या खाली जगह छोड़ी गई हो और आपने उन दिए गए 4 ऑप्शंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी हो, तो आपने कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है ताकि आपका वो जो चूज़ किया गया ऑप्शन करेक्ट हो। देखिए जी, रूल नंबर 1, ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब इनमें देखें, पहला फ़िक्र है शी टू स्कूल एन आवर अगो और कायद आज़म ब्लैंक वेरी हार्ड। अब पहले इसके एग्जांपल को लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपको दिया हुआ ऑप्शंस वर्क, वर्कड, विल वर्क। कायद आज़म सख्त मेहनत किया करते थे, क्योंकि माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या फिर यूँ हो सकता है, अब इस फ़िक्रे में कोई निशानी नहीं है, आपने फ़िक्रे की नौइयत को देख के हिसाब लगाना है कि आपने, क्योंकि जिस शख्स की बात हो रही है वो अब फौत हो चुके हैं, तो आपने उसको एक्शन को माजी में डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निशानी आपको मिल गई है। कई दफ़ा ऐसे वर्ड्स फ़िक्रे में आ जाते हैं कि वो ये आपके लिए एक इंडिकेशन होती है कि आपने कौन सा टेंस या कौन सी वर्ब की फॉर्म वहाँ पे पुट करनी है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हो, गो, वेंट, गॉन, ये 3 ऑप्शंस आपको दी गई हों, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है अगो, ये हमेशा पास्ट इनडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। या इसी तरह आपके पास वर्ड हो यस्टरडे, तो ये दोनों निशानियां हैं कि आपने वहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सेकंड फॉर्म है वेंट, शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। ये है हमारा रूल नंबर 1। अब देखिए जी, रूल नंबर 2, आई डू नॉट हार्ड और शी डज नॉट ब्लैंक मी। अब इन दोनों फ़िक्रों में हमारे पास निशानियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पे हमें मिल गया है डू और यहाँ पे डज। डू और डज इंग्लिश में सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब डू और डज आ जाएगा ना, फिर आपने एस या ईएस वाले चक्कर में नहीं पड़ना, फिर आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। दोबारा सुनिए, जब फ़िक्रे में डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जब ये फ़िक्रे में आ जाएं तो फिर आगे एस या ईएस वाला चक्कर ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म पुट करनी होती है। आई डू नॉट, आगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क, यानी ये वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। और शी डज नॉट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म है हिट। यहाँ पे हिट्स नहीं लगाएंगे, आपको पता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, या कोई वाहिद इसम हो, किसी एक शख्स का नाम, जगह का नाम या किसी एक आइडिया का नाम हो, तो वहाँ पर एस या यस हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डज आ चुका है, जब डज आ जाए तो वहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस ड्रॉप हो जाता है, नहीं लगता। तो यहाँ पर सिर्फ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हिट। अब देखिए, ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड
और द सन ब्लैंक इन द वेस्ट। पहले हम पहले एग्जांपल को देखते हैं। अब देखिए इसमें कोई ऐसी अलामत नहीं है या ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमें बता रहा हो कि ये किस टेंस का फ़िक्र है। अब हमने सबसे पहले अगर फ़िक्रे में कोई निशानी ना हो तो आपने ये कंसिडर करना है कि वो वाला फ़िक्रा रूटीन में आता है या नहीं आता। अगर तो रूटीन में आ रहा है, वो फ़िक्रा में फ़िक्रे से ज़ाहिर हो रहा है कि काम बार बार होता है, रेपिटिशन होती है, तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा होगा। अब यहाँ पे देखिए गुड स्टूडेंट्स और वर्क यानी काम की बात हो रही है, हार्ड। अच्छे बच्चे सख्त मेहनत करते हैं। अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि अच्छे बच्चे वो हम उनको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सख्त मेहनत करते हैं। और अच्छे बच्चे बार बार सख्त मेहनत करेंगे कि नहीं? करेंगे ना, क्योंकि सख्त मेहनत बार बार वो करते हैं, रेपिटिशन करते हैं काम की, इसी वजह से तो वो अच्छे बच्चे बने हैं। तो क्योंकि इस फिक्र में शो हो रहा है कि वो जो हमारा वर्ब है ना, एक्शन काम करने का, वो बार बार करते हैं ये, तो बार बार करने वाला ऐसा सेंटेंस जिसमें बार बार एक्शन या काम होता है, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहली फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे वर्क। अब जब भी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डील कर रहे हो आप इंग्लिश में, तो आपने अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना है कि वहाँ पर पहली फॉर्म के साथ जब आप पुट कर रहे हैं पहली फॉर्म को, एस या एस तो ऐड नहीं होना। उसके लिए आपने चार चीज़ें ज़हन में रखनी है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब किसी भी एक चीज़ का नाम, शख्स का नाम या किसी एक आइडिया का नाम अगर आ जाए तो फिर एस या एस का सवाल पैदा हो जाता है, यानी फिर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना होता है अगर हमारे सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो फिर एस या एस वाला सवाल ख़त्म हो जाता है। अब देखिए गुड स्टूडेंट्स, एक की बात हो रही है, ज़्यादा की हो रही है? जब भी ज़्यादा की बात होगी तो ये वाला रूल आपका अप्लाई नहीं होगा, यानी यहाँ पे एस या एस नहीं लगता। अब दूसरे सेंटेंस पे आ जाए, द सन इन द वेस्ट, सूरज मगरब में होता है, गुरूब होता है। अब ये है यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम उर्दू में आलमगीर सच्चाई कहते हैं। आलमगीर सच्चाई ऐसी सच्चाई है कि जो कभी भी गलत नहीं होती, कभी भी झूठ नहीं होती, ये हर वक्त ये फिक्रा सच होता है। और जब आपके सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ पर मबनी हो फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। अब ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ पे पहली फॉर्म लगेगी। पहली फॉर्म आप है सेट। पहली फॉर्म कौन सी है? पहली फॉर्म हमने लगा ली। अब पहली फॉर्म लगा के जैसा मैंने पहले आपको बोला है कि आपने ये ज़रूर अपने आप से क्वेश्चन करना है कि यहाँ पे एस या यस तो नहीं लगना। उसके लिए आपने सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट आपका ही शी इट में से है, नहीं है। सिंगुलर नाउन यानी एक चीज़ का नाम, जानदार हो या बेजान हो, है कि नहीं? अब सूरज एक चीज़ का नाम है ना, मतलब ये वाला अब सवाल पैदा हो गया, यानी एस या यस आपको लगाना है। अब ये तो आप सेटल हो गया कि एस या यस लगना है। अब नेक्स्ट वाला एक और सवाल ये है कि एस लगाना है कि ई एस लगाना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि वर्ब की पहली फॉर्म जो आप लगा रहे हैं, देखना है कि उसके आखिर पर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या ओ, इनमें से कोई लेटर तो नहीं आ रहा। अब देखें हमारी वर्ब के आखिर पे आ रहा है टी। अब टी इसमें है
अगर तो इसमें से कोई लेटर हो तो फिर हमने ES लगाना होता है, और अगर इनमें से लेटर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर पर ना हो तो फिर हमने S लगाना होता है। अब क्योंकि TN में नहीं है तो ES नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सिर्फ S लगेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 2 कि अगर फ़िक्रे में कोई डू और डज की तरह की अलामतें आ गई हों, या फिर फ़िक्रे में रेपिटिशन हो रही हो काम की, एक्शन की, और तीसरी चीज़ कि अगर फ़िक्रे में यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया जा रहा हो, आलमगीर सच्चाई, तो फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंग्लिश में जब भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो आपने S या ES का ख्याल ज़रूर रखना है कि S या ES वहाँ पे लगाना है कि नहीं लगाना। वो मैंने बता दिया आपको किस तरह, वो आपने देखना है कि S लगना है या ES लगना है, और S या ES लगना भी है कि नहीं लगना। अब हम बढ़ते हैं जी रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3, पहले फ़िक्रे की बात करते हैं। आई, हिम, नाउ। अब ये देखिए, ये जो फ़िक्रा है ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है? इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है। इसमें ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे बोलते वक्त हो रहे होते हैं। एक्चुअली जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, तो वो काम हमारे बोलते वक्त जारी हालत में होते हैं। ये बात हो रही है बीट की, मारने की। आई, हिम, नाउ। अब ये निशानियां हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। अगर फ़िक्रे के आखिर पर आपको एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ या प्रेजेंटली के वर्ड्स नज़र आएँ तो मतलब ये है कि फ़िक्रे में ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो उस वक्त हम यानी बोलते वक्त जारी हालत में होते हैं। और जब बोलते वक्त काम हो रहा हो तो हमारे पास टेंस लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से कोई एक लगाना होता है हमने, सब्जेक्ट को ज़हन में रख के, और इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म हमने यूज़ करनी होती है। तो इसका ये होगा आई एम बीटिंग हिम नाउ, या इनमें से कोई भी एक वर्ड हो सकता है। आई एम बीटिंग हिम एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट या प्रेजेंटली। ठीक है। अब ये पहली बात ये होगी कि जब आपने बोलते वक्त वो कोई काम जारी है तो फिर आपने ये वाला टेंस इज, एम, आर में से कोई एक प्लस चौथी फॉर्म लगानी है। हाँ जी, अब हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही बैक नेक्स्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट वीक वैसे होता है, फ्यूचर है ना, आने वाले हफ्ते। तो फ्यूचर में आपको पता है कि विल शैल का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें दी गई ऑप्शन में विल या शैल का कोई ऑप्शन है नहीं है। तो यहाँ पे ये बात आप याद रखिए कि कई दफ़ा यूँ होता है कि हम ऐसे काम जो फ्यूचर में होने हैं यानी मुस्तकबिल में होने हैं, बजाय हम विल शैल वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके फ्यूचर की बात कर सकते हैं। यानी बजाय विल या शैल इस्तेमाल करने के हम क्या करते हैं, इज़, एम या आर में से कोई एक प्लस चौथी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करके फ्यूचर की बात कर सकते हैं। इस सेंटेंस में भी वही सूरत हाल है। यहाँ पे काम तो फ्यूचर में होना है लेकिन विल शैल वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके हम फ्यूचर को ज़ाहिर करेंगे और ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ क्या आएगा इन तीनों में से, इज़, और ING वाली फॉर्म यूज़ होती है तो इज़ कमिंग यहाँ पे आएगा
यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ऑप्शन आपके पास आ जाए विल कम, अगर आपके पास ये चारों ऑप्शंस हों तो फिर आपने कौन सा चूज़ करना है? फिर आपने विल कम चूज़ करना है। तो विल और शैल का यूज़ फ्यूचर के लिए, ये तो स्पेशल है, और जब स्पेशल आ जाएगा ना फिक्र इसमें आपके ऑप्शन में, फिर आपने ये वाला यूज़ नहीं करना, फिर क्या विल शैल वाला यूज़ करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो फिर आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर आप फ्यूचर को तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, आप बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अगर आपके सेंटेंस में जो आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए आपके सामने आया हो उसमें हैज़, हैव या हैड का यूज़ हुआ हो किसी एक का, तो फिर आपने उसके साथ कौन सी फॉर्म लगानी होती है? थर्ड फॉर्म। मसलन ही हैज़ ब्लैंक आपने सेलेक्ट करनी है 10 स्नेक। अब क्योंकि सिर्फ इन तीनों में से किसी एक का यूज़ हुआ है हैज़ का, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आप पुट करेंगे? थर्ड फॉर्म, किल्ड। लेकिन अगर इन तीनों में से यानी हैज़, हैव, हैड में से कोई एक आया हो और साथ BEEN बीन का वर्ड बी हो, या एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म। अब देखिए ही हैज़ आ गया, आगे BEEN बीन भी आ गया, तो अब आपने कौन सा यूज़ करना है? फोर्थ फॉर्म, यानी हेल्पिंग। ये है एक्टिव वॉइस फिक्रा। पैसिव वॉइस फिक्रा अगर हो तो वहाँ पे हैज़ या हैव के बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि पैसिव में हमेशा ये रूल याद रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब पैसिव फिक्रे होते कौन से हैं? जिसमें पैसिव फिक्रे वो होते हैं जिसमें काम करने वाले का जिक्र, काम करने वाले का जिक्र या तो होता ही नहीं है, या फिर वर्ब के बाद होता है, या फिर वर्ब के बाद होता है। अब पैसिव की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें हो यू हैव बीन एब्सेंट, और ऑप्शंस आपके पास हों डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड और डिक्लेयरिंग। अब यहाँ पे देखिए इस फिक्रे में और इस फिक्रे में फ़र्क क्या है। यहाँ पे देखिए ही हैज़ बीन हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद करता रहा है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? हेल्प का, मदद का। मदद करने वाला कौन है? वो मेरी मदद करता रहा है। मदद करने वाला कौन है? ही, वो। तो ही क्योंकि हमारे वर्ब से पहले आया हुआ है सेंटेंस में, तो ये फिक्रा होगा एक्टिव। इस तरह के फिक्रों को, यानी जब काम करने वाले का जिक्र हमारे वर्ब से पहले आया हो सेंटेंस में, तो उस फिक्र को हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे देखिए यह है पैसिव वॉइस। यू हैव बीन एब्सेंट, डिक्लेयर होता है ऐलान किया गया, तुमको एब्सेंट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे किसने एब्सेंट किया उसका जिक्र ही कोई नहीं है। तुम्हें एब्सेंट कर दिया गया है या तुम्हारे एब्सेंट होने का ऐलान कर दिया गया है। एब्सेंट किया किसने है? सेंटेंस में उसका जिक्र नहीं है। तो अगर सेंटेंस में काम करने वाले का जिक्र, यहाँ पे काम हो रहा है डिक्लेयर का, ऐलान किया गया। अब ऐलान करने वाले का पता ही कोई नहीं किसने किया है। अगर काम करने वाले का जिक्र सेंटेंस में वर्ब से पहले आए तो फिर वो फिक्रे होंगे एक्टिव वॉइस, और अगर काम करने वाले का जिक्र वर्ब फिक्रे में वर्ब के बाद वो आए या फिर आया ही ना हो, जिस तरह के यहाँ पे जिक्र है ही नहीं, तो उस सेंटेंस को या उन सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। तो अब देखिए हैज़, हैव और हैड, उनके बाद बीन हो अगर एक्टिव वॉइस फिक्रों में, तो फिर हम लगाएंगे चौथी फॉर्म। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर ये वाला
कि हैज़ हैव हैड हो और साथ बीन हो, लेकिन फ़िक्रा आपका पैसिव हो, फिर आपने कौन सी फॉर्म लगानी होती है? थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? डिक्लेयर्ड। समझ आ गई है ना? जी, अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। आपको कई दफ़ा क्या ऐसा होता है कि पेपर में एक लंबा सेंटेंस आ जाता है जिसके दो क्लॉजेस होती हैं, या यूँ कह लें दो हिस्से होते हैं। एक तरफ वाज या वर के बाद चौथी फॉर्म लगी होती है, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, और दोनों में कनेक्टर या जो वर्ड है ना उनको जोड़ने वाला वो क्या होता है? व्हेन। तो आपने क्या करना है, हो सकता है आपको पेपर में ये वाली साइड मिसिंग हो या ये वाली साइड मिसिंग हो, तो आपने ये याद रखना है कि आपने स्ट्रक्चर यही रखना है। दरमियान में व्हेन आया हो, इधर वाज वार प्लस चौथी फॉर्म रखें और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म रखें। इसकी एग्जांपल लिखता हूँ मैं जी। ये मैंने एग्जांपल लिखी है, ही ब्लैंक मी व्हेन द बेल रैंग रैंग। अब ये देखिए लंबा फिक्र है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और दरमियान में क्या वर्ड आया हुआ है? व्हेन। अब यहाँ पे फॉर्म कौन सी लगी हुई है? सेकंड फॉर्म। तो ये रूल आपको याद होगा, तो आप यहाँ पे पता होगा आपको कि वाज या वर प्लस चौथी फॉर्म यहाँ पे हमने लगानी है। तो ही के साथ वाज लगेगा, वर वाज, और साथ चौथी फॉर्म हेल्पिंग। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाज हेल्पिंग। हाँ जी। अब ये भी हो सकता है कि उसने यहाँ पे खाली जगह या ब्लैंक बनाने की बजाय यहाँ पे ब्लैंक बना दी हो। रूल तो फिर भी वही है कि दरमियान में व्हेन आया हुआ है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर वाज वार जमा हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, वाज के बाद चौथी फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म क्या है? रैंग। तो आपको ये रूल आता होगा तो आप इजीली वहाँ पे करेक्ट फॉर्म पुट कर सकते हैं। तो रूल नंबर 5 हमारा है कि लंबा सेंटेंस है, बीच में कनेक्टर है व्हेन, एक तरफ वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। तो इधर आपने रखना है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का, यानी सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ये मिसिंग हो या वो मिसिंग हो, आपने को रूल याद होगा तो आप उसमें करेक्टली पुट कर सकते हैं। हाँ जी। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की। कई दफ़ा जब आपको क्वेश्चन आएगा या सेंटेंस आएगा जिसमें आपने ब्लैंक फिल करनी होगी और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है, आपको फिक्रे में टुमारो का वर्ड अपीयर हो सकता है। टुमारो जैसा कि आपको पता होगा कि फ्यूचर को ज़ाहिर करता है, ऐसा वक्त जो अभी आना है। तो फ्यूचर के लिए विल या शैल लगता है। तो अब यहाँ पे देखें विल कितनों के बाद साथ है? एक ही ऑप्शन के साथ। तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये ज़ाहिर करता है फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हम पुट करेंगे क्योंकि इसमें फ्यूचर की इंडिकेशन है, विल आया हुआ है। हाँ जी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। कई दफ़ा आपको दिए गए सेंटेंस में एक क्लू मिलेगा या निशानी मिलेगी कि यहाँ पर आपकी प्रेपोजिशन होगी FOR फॉर या सिंस। ठीक है, इस फिक्र को आप पढ़ सकते हैं ही बुक्स फॉर मैनी ईयर्स या ही बुक्स सिंस मंडे। अब यहाँ पे क्लू आपका है कि ये प्रेपोजिशन आई है और इसके बाद वक्त आया हुआ है, ड्यूरेशन आई हुई है, या स्टार्टिंग पॉइंट यानी नुक्ता आगाज़ आया हुआ है। ठीक है। तो जब आपकी प्रेपोजिशन फॉर या सिंस के बाद मुद्दत, ड्यूरेशन या नुक्ता आगाज़ दिया हो, वक्त दिया हो, फिर आपने क्या करना होता है कि आपके 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, हैज़, हैव या हैड में से कोई एक, प्लस BEEN बीन
प्लस फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म आपने पुट करनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा? हैज़ बीन रीडिंग। अब ये लगाया क्यों आपने? क्योंकि ये निशानी आपके पास आ गई है कि प्रेपोजिशन के बाद नुक्ता आगाज़ है या मुकर्ररा मुद्दत आ गई है। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, दोनों ऑप्शंस में आपके लंबे फिक्रे हैं, सेंटेंसेस लॉन्ग हैं और कनेक्टर है उसके दरमियान बिफोर। कौन सा वर्ड है दोनों के दरमियान? एक हिस्सा या एक पार्ट सेंटेंस का बिफोर से पहले होगा दोनों में, और एक हिस्सा बिफोर के बाद होगा। अब इनमें डिफरेंस देखें ज़रा। पहले इसकी बात करते हैं। अगर दरमियान में बिफोर हो दोनों पार्ट्स के और एक साइड पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई हो, तो दूसरी तरफ हमने क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म। आपको सेंटेंस में हो सकता है उसने ये वाली ब्लैंक दी हो, ये वाला ऑप्शन मिसिंग हो, ये वाला दे दिया हो, या ये वाला मिसिंग हो और ये वाला दे दिया हो। आपने याद रखना है। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, दरमियान में वही बिफोर आएगा, और दूसरी तरफ ऑप्शन क्या आपने लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। ही हैड रीच्ड द स्कूल, देखिए हैड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, बिफोर का वर्ड आ गया। द बेल रैंग, सेकंड फॉर्म। तर्जुमा इसका ये होता है वो स्कूल पहुंच चुका था, यानी ये काम मुकम्मल हो गया था, इससे पहले के घंटी बजी, इससे पहले कि घंटी बजी वो स्कूल पहुंच चुका था। या इसको मज़ीद आप ये कह सकते हैं कि घंटी बजने से पहले वो स्कूल पहुंच चुका था। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों के दरमियान कनेक्टर है बिफोर, और दूसरे पार्ट में सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रीच्ड। अब विल हमें बता रहा है कि ये काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ये होगा फ्यूचर में, वो पहुंच चुका होगा। बिफोर, इससे पहले के द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। वो स्कूल पहुंच चुका होगा चपरासी के घंटी बजाने से पहले। यहाँ पे ये काम मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पे काम मुकम्मल होना है, अभी फ्यूचर में होना है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ही हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, और ही विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल। यहाँ पे फॉर्म कौन सी है? सेकंड फॉर्म आएगी तो आपने हैड तक प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है ना, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आपने क्या लगाना है? विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया जी। और आपको वो मिसिंग लेटर आपका पहले पार्ट में से भी हो सकता है सेंटेंस के, या सेकंड में से भी हो सकता है। आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दरमियान में बिफोर दोनों पार्ट्स के सेकंड फॉर्म, और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दरमियान में बिफोर और दूसरी तरफ फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, रूल नंबर 9। अब हम इसमें पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंसेस को उर्दू में हम कहते हैं शर्तिया फ़िक्रे। शर्तिया फ़िक्रों की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। शर्तिया फ़िक्रों की कितनी टाइप्स हैं? 3। उसकी निशानी है कि फ़िक्रे में इंग्लिश में इफ़ आया होता है, इफ़ आया होता है। अब टाइप 1 यानी पहली किस्म इसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की ये है कि ये भी एक लंबा सेंटेंस होगा, और पहले पार्ट में या एक पार्ट में, ये पार्ट बाद में भी आ सकता है इफ़ वाला। इफ़ वाले पार्ट में इफ़ के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जारी बात होगा, और इफ़ की साइड पर आपने लगानी है फर्स्ट फॉर्म। टाइप 1 में कौन सी फॉर्म होती है इफ़ के साथ?
फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी साइड पे यानी दूसरे पार्ट में इस लॉन्ग सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना है आपने, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। देखिए, इफ़ ही सपोर्ट्स, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा है क्योंकि यहाँ पे ही आया हुआ है, कॉमा ये वाला, आई शैल ग्रेजुएट। ठीक है जी, आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है। आपने गलती से भी इफ़ की साइड पे विल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश में जिस भी सेंटेंस में या क्लॉज में, क्लॉज होती है लंबे सेंटेंस का एक पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, किसी भी क्लॉज में अगर या सेंटेंस में इफ आ गया है तो उस पार्ट में आपने विल या शैल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना होता, ये इंग्लिश में जहाँ भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई है, इफ ही सपोर्ट्स मी आई शैल ग्रेजुएट। अगर वो मेरी मदद करेगा तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अब इसकी टाइप 2 देखते हैं। हाँ जी, ये टाइप 2 है कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की जगह पे आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म पुट करनी होती है, जबकि दूसरी तरफ शैल या विल की बजाय वुड इस्तेमाल होता है, जबकि फॉर्म हमेशा फर्स्ट ही रहती है। अब ये भी है शर्त ही, लेकिन ये शर्त पूरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये शर्त पूरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको सेकंड फॉर्म में यूज़ की, यहाँ पे वुड यूज़ कर लिया विल शैल की बजाय। तो इसका तर्जमा यूँ बनता है, इफ़ ही सपोर्टेड मी, अगर उसने मेरी मदद की। यहाँ पे है अगर वो मेरी मदद करेगा तो मैं ग्रेजुएट कर जाऊँगा। यहाँ पे अगर उसने मेरी मदद की तो मैं ग्रेजुएट कर जाऊँगा। अब मैं लिखता हूँ इसकी टाइप 3। हाँ जी, ये है जी टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब देखिए कंपैरिजन करें, यहाँ पे क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट तो आना ही है तीनों में ही। यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। टाइप 1 है, फॉर्म आपकी कौन सी है? फर्स्ट। टाइप 2 है, फॉर्म कौन सी है? सेकंड। और टाइप 3 में थर्ड फॉर्म। ये हम इफ वाली साइड की बात कर रहे हैं। इफ वाली साइड में टाइप 1 में पहली फॉर्म, टाइप 2 में सेकंड फॉर्म, टाइप 3 में थर्ड फॉर्म। जबकि दूसरी साइड पर टाइप 1 में पहली फॉर्म, टाइप 2 में भी फर्स्ट फॉर्म और टाइप 3 में थर्ड फॉर्म। कि यहाँ पे हमने इफ वाली जो क्लॉज है या इफ वाला पार्ट है वो पहले लिखा हुआ है, लेकिन इफ वाला पार्ट बाद में भी लिखा जा सकता है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे अगर इफ वाला पार्ट हम पहले लिखते हैं तो दरमियान में, दोनों पार्ट्स के दरमियान कॉमा लगाना होता है हमें। लेकिन अगर इफ वाला पार्ट हम बाद में लिखें और ये वाला पार्ट यानी सब्जेक्ट प्लस दूसरा पार्ट पहले लिखते हैं, फिर हमने कॉमा भी नहीं लगाना होता। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद करने हैं, ताकि आपको जो भी हो सकता है आपको ये वाली साइड मिसिंग हो जो आपने पुट करनी हो MCQs में से, या ये वाली साइड। तो अगर आपको फार्मूलाज आते हैं अच्छी तरह तो फिर आप उसको करेक्ट फॉर्म पुट कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गई सबको? तो ये हमारे 9 रूल्स थे। दीज वर 9 रूल्स। तो इनको अगर आप अच्छी तरह याद कर लेंगे रूल्स को, तो आपका ये जो है ना 5 नंबर का आपको आता है। लेकिन ये याद रखिए कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन तक यानी 14वीं क्लास तक, यानी 4th ईयर जो आपकी होती है मैट्रिक के बाद, तब तक आपको क्वेश्चन अपीयर होता रहता है किसी न किसी शक्ल में आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश के। ठीक है, तो ये 9 रूल्स आपको अभी 5-7 साल तक पढ़ाई के लिए, और उसके बाद अगर आप टीचर बनते हैं तो ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Also like and share this video with your friends. Thanks.